हे एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो चलिए अपने करंट अफेयर्स के रिवीजन लेक्चर को आज स्टार्ट करते हैं और हम अगस्त के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के, है ना। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन नेवर मिस अ न्यू अपडेट्स। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज का पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है दैट इज़ अबाउट फ्लोटिंग रेट बॉन्ड फंड्स। ठीक है, अभी क्या होते हैं फ्लोटिंग रेट फंड्स, तो इसके हम नाम से समझते हैं कि भाई फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है। फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना, है ना। जैसे मान लो ये लाइफ सेवर है, ये पानी में तैर रहा होता है ना। तो फ्लोटिंग मतलब तैरना होता है, ये तो हमको समझ में आ गया। बट उससे रिलेटेड फंड्स हैं, है ना। तो क्या मतलब हो सकता है ऐसे फ्लोटिंग रेट। रेट क्या होता है कोई चीज़ का, जैसे इंटरेस्ट रेट होता है तो मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ पे आप उस पर इंटरेस्ट पे करते हो, है ना। फ्लोटिंग का मतलब क्या है, मान लो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका जो X% इंटरेस्ट रेट है वो फ्लोटिंग है। फ्लोटिंग मतलब वो बार बार एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहा है। फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ जब पानी पे ये तैर रहा होगा, है ना। ये जो रबर, ये वाला रबर लाइफ सेवर इसको बोलते हैं ना, ये जब तैर रहा होगा तो उसका मतलब क्या है, तैरना मतलब क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा होगा ना, वेव्स के साथ जा रहा होगा। इसका मतलब ये स्थिर नहीं है एक जगह पे, है ना। ये टहल रहा होगा, मतलब ये बेसिकली मूव कर रहा होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, है ना। वैसे ही इंटरेस्ट रेट मूव कर रहा होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मतलब कि इंटरेस्ट रेट भी स्थिर नहीं है ना। जनरली क्या होता है, आप जैसे मान लो होम लोन लेने जाते हो, है ना। आपने होम लोन लिया लेट से 30 लाख रुपए का, है ना। तो बैंक बोलता है कि भाई ठीक है, ये 30 लाख रुपए पे कितना परसेंटेज लोन है, 8% आपको ईयरली इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। दिस इज अ कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट, है ना। कांस्टेंट रेट है ये चेंज नहीं हो रहा है। बट फ्लोटिंग रेट में क्या होगा, फ्लोटिंग रेट में ये चेंज होता रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे पानी के साथ ये लाइफ जैकेट मूव कर रहा है, वैसे ही इंटरेस्ट रेट भी क्या होगा, इंटरेस्ट रेट भी मूव होगा और वो चेंज होगा, है ना। तो इतना समझ में आ गया सिंपल लैंग्वेज में कि फ्लोटिंग रेट फंड्स क्या होते हैं। वैसे वैसे फंड्स होते हैं जो उन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो वेरिएबल होता है, मतलब वो चेंज होता रहता है ना। तो ये ऐसे फंड्स होते हैं, कौन से फंड्स होते हैं, फ्लोटिंग रेट फंड्स। दीज आर फंड्स दैट बाय बॉन्ड्स। तो ये ऐसे बॉन्ड्स लेते हैं जिनका इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन, है ना। मार्केट में अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है ना, तो इंटरेस्ट रेट लेट से कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, जो भी XYZ होगा। तो मार्केट में सप्लाई और डिमांड से, ठीक है, मार्केट में जो सप्लाई और डिमांड चलती है उसके बेसिस पे इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन होता है ना। समझ में आ गया। उसके बेसिस पे इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन होता है। उन बॉन्ड्स में ये इन्वेस्ट करते हैं फंड्स, ठीक है। बॉन्ड तो आपको पता है ना क्या होता है। बॉन्ड इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट, है ना। लोन टाइप की चीज़ होती है। जैसे आप लोन लेते हो किसी से तो दैट इज अ बॉन्ड। बॉन्ड मतलब आप लायबल हो उसको वापस करने के लिए, है ना। दैट इज अ बॉन्ड। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है ना, तो गवर्नमेंट अगर बॉन्ड इशू करी तो इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट इज बॉन्डेड बाय दिस ट्रांजैक्शन। मतलब कि गवर्नमेंट ने अगर आपको कोई बॉन्ड इशू किया तो उसके लिए आपने उनको कुछ पैसा दिया होगा, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट गवर्नमेंट आपको वापस करेगी, है ना। गवर्नमेंट इज बाउंड बाय दिस कि वो आपको वापस करेगी, है ना। तो दिस इज कॉल्ड अ बॉन्ड। अब ऐसे बॉन्ड्स में अगर इन्वेस्ट हो रहा है जिसमें ये इंटरेस्ट रेट जो मिलता है, अब जैसे गवर्नमेंट ने बॉन्ड दिया तो उस पर गवर्नमेंट एक इंटरेस्ट रेट देती है कि भाई आपको साल का लेट से 2% या साल का लेट से 3% इस पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा, है ना। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है अगर ये चेंज हो रहा है विद द मार्केट कंडीशन, है ना, तो उनको बोलते हैं फ्लोटिंग बॉन्ड्स। बेसिकली उनमें इन्वेस्ट करते हैं ये फंड्स, कौन से, फ्लोटिंग रेट फंड्स। समझ में आ रहा है, उसमें ये इन्वेस्ट करते हैं कौन से, फ्लोटिंग रेट फंड्स, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये बेसिकली मार्केट के साथ मूव करते हैं, है ना। तो दिस इंसुलेट्स देम फ्रॉम लॉसेस बिकॉज ऑफ द रेट हाइक्स एंड कैन इवन इंक्रीज देयर रिटर्न्स एज रेट्स राइज, है ना। तो अगर मान लो बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया, है ना, तो उनका रिटर्न भी उसी हिसाब से बढ़ता है और कम होता है ना। तो इसलिए इनको फ्लोटिंग रेट फंड्स बोलते हैं। इससे बेसिकली क्या होता है कि इनसे जो लॉसेस होते हैं वो उसी लॉस मतलब कम होता है कुल मिला के, है ना। अगर मार्केट अप है तो उनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उतना ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ठीक है। अगर मार्केट डाउन है तो उस हिसाब से इनको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। जनरली क्या होता है कि जो बॉन्ड्स होते हैं वो मार्केट के इन्वर्सली चलते हैं, मतलब कि जैसे अगर मार्केट बूम कर रहा होता है तो बॉन्ड्स के इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग इसमें बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में, है ना। वैसे ही अगर मार्केट रिसेशन में होता है तो रिसेशन के टाइम क्या होता है, बॉन्ड्स का डिमांड बहुत बढ़ जाता है ना। तो उस टाइम बॉन्ड्स आर लुक्रेटिव, क्योंकि लोगों को लगता है यार शेयर्स में पैसा जा सकता है,
इट कैन ऑल्सो शेयर्स से क्या क्या हो सकता है, शेयर्स मान लो शेयर मार्केट गिर गया पूरा, है ना, बहुत वॉलेटाइल होता है शेयर मार्केट, तो और रिसेशन के टाइम मान लो कोई कंपनी प्रॉफिट कमा ही नहीं रही तो लोग पैसा वहाँ से निकालने लगते हैं, क्योंकि प्रॉफिट होगा ही नहीं, तो वहाँ से फिर इन्वेस्ट कहीं तो इन्वेस्ट करना है तो वो बॉन्ड्स में डालने लगते हैं पैसा, है ना। तो रिसेशन के टाइम जनरली क्या होता है, बॉन्ड्स का डिमांड बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। इट हैज़ सीन ह्यूज इनफ्लो ऑफ फंड्स एज इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट इंटरेस्ट रेट टू राइज। तो इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा ये बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि इंटरेस्ट रेट अभी ऊपर हो जाएंगे, मतलब बढ़ जाएंगे। जनरली 2-3% मिलता है इंटरेस्ट रेट, है ना। अब ये लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट इस पर बढ़ जाएगा, है ना। तो इसलिए लोग फ्लोटिंग रेट फंड्स में पैसा ज़्यादा डाल रहे हैं, ठीक है। बस इतना ही है। फ्लोटिंग रेट फंड समझ में आ गया, वो वैसे बॉन्ड्स जो वैसे फंड्स जो उन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनका इंटरेस्ट रेट वेरिएबल होता है ना। समझ में आ गया। अब दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। दूसरा कंसेप्ट किसके बारे में, स्वीट इक्विटी के बारे में। क्या होता है स्वीट, स्वीट मतलब मीठा, है ना। कोई भी चीज़ फ्री में मिले तो वो मीठी होती है ना। वो मीठी होती है, कोई भी चीज़ फ्री में मिलती है तो उसको मीठा बोलते हैं ना। तो ऐसे ही कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को जब शेयर्स देती है फ्री में, है ना, जब अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स देती है बेसिकली फ्री में, तो उसको हम बोलते हैं क्या, स्वीट इक्विटी, मतलब मीठी इक्विटी, है ना। तो सेबी ने क्या किया, सेबी ने बेसिकली इसके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको रिलैक्स कर दिया। किन के लिए, न्यू एज टेक कंपनीज जो हैं जो आईजीपी पे लिस्टेड है ना। आईजीपी क्या है, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसमें बेसिकली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ताकि जो नए स्टार्टअप्स हैं वो पैसा रेज कर पाए, है ना। मतलब जैसे अब आप शुरू में स्टार्ट हुआ तो आप बीएसई एनएसई पे तो लिस्ट करोगे नहीं, आपकी आईपीओ वगैरह तो आएगा नहीं, तो वो अपने आप को इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे फंडर्स भी होते हैं जो फंडिंग करते हैं, वहाँ पे वो भी रहते हैं, है ना। तो इस हिसाब से लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं इनिशियल स्टेजेस में, ठीक है। तो इट रेफर्स, क्या स्वीट इक्विटी की बात कर रहे हैं हम, इट रेफर्स टू शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयज़ फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन, है ना। तो बेसिकली जैसे ईसॉप्स होते हैं ना, कभी भी आप जैसे ये टेक कंपनीज होती हैं सीएसई अमेजॉन वगैरह वाली जो भी कंपनीज होती है ना, अमेजॉन फ्लिपकार्ट, ये लोग अपने एम्प्लॉयज़ को ईसॉप्स ऑफर करते हैं ना। ईसॉप्स ऑफर करते हैं, इसमें क्या होता है, बेसिकली कंपनी के शेयर्स मिलते हैं और ऐसा रहता है कि भाई आप लेट्स से 4 साल काम करोगे, है ना, तो आपको इतने % शेयर जो हैं वो कंपनी के मिल जाएंगे, ताकि आपको भी एक ओनरशिप फील हो कंपनी के साथ, है ना। तो उसमें क्या होता है, स्टॉक्स मिलते हैं। जैसे आप शेयर्स खरीदते हो बीएसई एनएसई पे, है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जो आप शेयर्स खरीदते हो, उसी टाइप के शेयर्स इन एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं, ठीक है। उनको बोलते हैं स्वीट इक्विटी। स्वीट मतलब आप अपने ही एम्प्लॉयज़ को दे रहे हो। ये जनरली क्या होता है, ये जनरली बेसिकली जो स्टार्टअप्स होते हैं, अब स्टार्टअप के पास क्या होता है, स्टार्टअप के पास पैसा कम होता है आपको सैलरी देने का, तो लोग क्या करते हैं, लोग इसको क्लब कर देते हैं किसके साथ, इक्विटी के साथ। तो जैसे मान लो मैं एक स्टार्टअप फाउंडर हूँ, है ना, मेरे को अब अपनी टीम में मतलब और एम्प्लॉयज़ चाहिए मेरे को, है ना। तो अब मैं उनको अगर सैलरी भी कम पे करूँगा, है ना, और कुछ दूंगा भी नहीं तो कोई क्यों आएगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं उनसे बोलूँगा कि आप भाई ठीक है, आप सैलरी लेट्स से 5 लाख की ले लो साल की, है ना, उसके साथ मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको 5% शेयर्स ऑफर कर रहा हूँ कंपनी के, है ना। तो मतलब 5% शेयर ऑफर करने का मतलब ये है कि मेरी पूरी कंपनी में 5% शेयर आपका है ना। तो ऐसे शेयर सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे उसको बेनिफिट इसलिए है क्योंकि वो मेरी कंपनी के लिए काम करेगा। अगर कंपनी का इवैल्यूएशन बढ़ा तो उसका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, स्टॉक प्राइस बढ़ेगा तो उसको फायदा होगा, है ना, क्योंकि ये 5% तो उसको फ्री में ही मिला है ना। 5 लाख तो उसको मिल ही रहा है सैलरी, प्लस 5% ये भी मिल रहा है ना। तो उसके जब वो मान लो वो कंपनी छोड़ता है ना, और कंपनी जो है स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाती है, तो वो 5% शेयर्स तो अभी भी इसके पास है ना, वो फिर बेच सकता है बाहर जाके सेकेंडरी मार्केट में, और अपना जो बेसिकली अपना प्रॉफिट एनालिस्ट कर सकता है ना, प्रॉफिट ले सकता है। तो इस टाइप से स्टार्टअप्स इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं आप किसका, सर्कुलर इकोनॉमी का। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, पहले सर्कुलर का मतलब देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कुलर। सर्कुलर मतलब गोला, है ना। सर्कुल व्हाट इज अ सर्कल, एक पॉइंट से अगर आप स्टार्ट करो और वहीं फिर से आ जाओ, है ना, ऐसे गोल घूम के, तो दैट इज कॉल्ड सर्कल, है ना। अब इकोनॉमी के लिए सेम बात अगर मैं करूँ तो क्या मतलब है इसका, है ना। मतलब इकोनॉमी एक पॉइंट से चालू हुई और इसी पॉइंट पे वापस आ गई, है ना। इसका क्या मतलब हो सकता है, देखो अब इकोनॉमी चलती कैसे है। इकोनॉमी कैसे चलती है कि भाई आप कोई प्रोडक्ट लेते हो, है ना, उसको जाके बाहर से बाय करते हो, ठीक है। कोई प्रोडक्ट लेते हो, मान लो मेरे को टूथपेस्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं टूथपेस्ट जो है वो बाहर से बाय करूँगा, है ना। मैं टूथपेस्ट बाहर से बाय करूँगा, है ना, और फिर जब ये ख़राब हो जाएगा तो उसको फेंक दूंगा। और तो ये इस यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ एक। बट सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होता है, ये लीनियर इकोनॉमी होती है, जिसकी मैंने अभी बात बताई आपको
कि मैंने टूथपेस्ट लिया, उसको यूज़ किया, जब वो थोड़ा सा ख़राब हो गया मैंने उसको फेंक दिया, डिस्कार्ड कर दिया, है ना। दिस इज़ अ लीनियर इकोनॉमी। बट सर्कुलर इकोनॉमी क्या बोलती है? सर्कुलर इकोनॉमी ये बोलती है कि आपने टूथपेस्ट खरीदा, है ना, अब आप उसको यूज़ करो, जब तक आप अपने टीथ को ब्रश करने में यूज़ करो तब तक यूज़ करो। लेट से वो बहुत ख़राब हो जाता है ना, लेट से वो बहुत ख़राब हो जाता है और इसका ये जो ब्रश है वो बहुत ही ख़राब हो जाता है। अब ये यूज़लेस है आपके दांत में, अब ये आप इसे ब्रश नहीं कर सकते। तो आप क्या करो, आप पहले जो उसको डिस्कार्ड कर रहे थे, अब उसको डिस्कार्ड मत करो। अब क्या करो, आप उसका कोई अल्टरनेटिव यूज़ निकाल लो। जैसे कि कुछ भी यूज़ हो सकता है इसका, मतलब जो बेकार ब्रश है उससे आप पेंट कर सकते हो, लेट से, है ना, आप पेंटिंग में उसको इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर आप कोई ऐसी चीज़ को साफ़ करने में यूज़ कर सकते हो जहाँ पे नॉर्मल कपड़ा नहीं जाता, तो आप ये छोटा सा ब्रश लेके साफ़ कर सकते हो, इस टाइप से कर सकते हो, है ना, ये भी कर सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो आपने एक शर्ट खरीदी, है ना, आपने एक शर्ट खरीदी, H&M से आपने एक शर्ट खरीदी, ठीक है। अब आपने पहना, अब उस शर्ट में क्या हुआ, वो जो शर्ट है उसमें क्या हुआ, उसमें छेद हो गए, है ना, तो छेद हो गए उस शर्ट में, शर्ट फटने लगी, तो आपने उसको डिस्कार्ड कर दिया पहले, है ना, पहले आप डिस्कार्ड कर देते थे। तो सर्कुलर इकोनॉमी क्या बोलता है, अब आपको उसको डिस्कार्ड मत करो, ठीक है, आपकी शर्ट खराब हो गई, वेरी गुड, अब आपके पहनने में तो यूज़ आ नहीं रही, तो आप क्या करो, उसका कोई अल्टरनेटिव यूज़ निकाल लो। अल्टरनेटिव यूज़ क्या हो सकता है कि भाई उसको मान लो सफाई का कपड़ा बना दिया उससे मैंने, है ना, मैंने उसको सफाई का कपड़ा बना दिया, क्लॉथ बना दिया, तो उससे मैं अपना ये लेट्स से टेबल साफ़ करता हूँ, है ना, या जूते साफ़ करता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ उससे, है ना, मैं सफाई का कपड़ा बना के। तो दिस इज़ अ सर्कुलर इकोनॉमी, मतलब उसको तब तक प्रोडक्ट को डिस्कार्ड मत करो जब तक एकदम ही यूजलेस ना हो जाए वो, है ना, एकदम ही जब तक यूजलेस नहीं हो जाए तब तक उसको डिस्कार्ड मत करो। दैट इज कॉल्ड सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है। मार्केट्स दैट गिव्स इंसेंटिव्स टू रीयूजिंग प्रोडक्ट्स, है ना, तो आप प्रोडक्ट को रीयूज करो जब तक वो पॉसिबल है रीयूज करने के लिए, है ना, रादर देन स्क्रैपिंग देम एंड देन एक्सट्रैक्टिंग न्यू रिसोर्सेज, है ना। तो रादर देन स्क्रैप करके और नया सामान लेने के, उसी को ही रीयूज करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, ठीक है। जैसे कि मान लो प्लास्टिक की बॉटल है ना, प्लास्टिक की बॉटल, हम ये तो बहुत फेमस एग्जांपल, प्लास्टिक की बॉटल आपने बाहर से खरीदी कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, फिर कोल्ड ड्रिंक तो खत्म हो गई, तो आप एक काम ये कर सकते हो, आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हो। दूसरा काम आप क्या कर सकते हो कि आप उसी में पानी भर के उसको वाटर बॉटल बना के भी पी सकते हो, है ना, तो इस टाइप से भी कर सकते हो। तो ये वाटर बॉटल बना के जब आपने उसको पीना स्टार्ट किया तो दैट इज कॉल्ड अ रीयूज ऑफ दैट प्रोडक्ट, है ना। पहले इसमें कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे आप, बट अब आप इसमें क्या पी रहे हो, पानी पी रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड रीयूज, आपने उसको डिस्कार्ड नहीं किया, ठीक है। इन सच एन इकोनॉमी ऑल फॉर्म्स ऑफ वेस्ट सच एज क्लोथ्स, स्क्रैप मेटल, ऑब्सोलीट इलेक्ट्रॉनिक्स आर रिटर्न टू द इकोनॉमी और यूज्ड मोर एफिशिएंटली, है ना। तो उनको डिस्कार्ड नहीं किया जाता है, उनके कुछ अल्टरनेटिव यूजेस निकाल दिए जाते हैं या फिर उसको रीयूज किया जाता है ना। तो इस टाइप से दिस इज कॉल्ड सर्कुलर इकोनॉमी। दिस कैन प्रोवाइड अ वे टू नॉट ओनली प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, इससे एनवायरमेंट प्रोटेक्ट होगा, है ना। वैसे आप जो प्लास्टिक की बोतल है उसको फेंक देते, अब आप क्या उसको रीयूज कर रहे हो, तो प्लास्टिक वेस्ट भी कम हुआ, है ना। हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में देखा है मरीन पॉल्यूशन प्लास्टिक पॉल्यूशन से कितना खराब हो रहा है हमारा मरीन लाइफ, है ना। तो इससे क्या हुआ, इससे इससे बेसिकली हमारा एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट हुआ, है ना, नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत एफिशिएंटली यूज़ हो रहे हैं, है ना, नए जॉब्स भी क्रिएट हो रहे हैं नए सेक्टर्स में, ठीक है, और नई कैपेबिलिटीज़ भी डेवलप हो रही हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, ये सब इसके बेनिफिट्स हो गए। समझ में आ गया, सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट समझ में आ गया। आपको यूपीएससी अगर पूछेगा तो उसका बेसिक मीनिंग से पूछ लेगा कि सर्कुलर इकोनॉमी होता क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्कुलर इकोनॉमी, है ना। जैसे अभी पिछले साल के प्रीलिम्स में आया था ना, व्हाट इज़ ब्लू कार्बन, है ना, ब्लू कार्बन ऐसे पूछ लिया था, 4 ऑप्शन दे दिए थे कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो उसी टाइप से जो है इस टाइप से ही पूछ सकता है, सर्कुलर व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर इकोनॉमी, है ना। तो कुछ ऑप्शन दे देगा फंसाने के लिए आपको और आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें रीयूजिंग होती है प्रोडक्ट्स की, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ऑयल बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर ऑयल बॉन्ड्स, ठीक है। तो ऑयल है, ऑयल मतलब तेल, बॉन्ड क्या है, बॉन्ड मतलब डेट इंस्ट्रूमेंट होता है ना। बॉन्ड एक सिक्योरिटी होती है, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया है ना। तो ऑयल बॉन्ड्स का मतलब जो ऑयल कंपनीज को, जो हमारी OMCs हैं, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जैसे IOCL हो गया, है ना, BPCL हो गई, HPCL हो गई, इन कंपनीज को, जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, इनको गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है, ठीक है। इनको गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है और उन पे इनको इंटरेस्ट रेट पे करती है, उनको ही बोलेंगे ऑयल बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्पेशल सिक्योरिटीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है किनको, OMCs को। OMCs क्या हैं, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कैश सब्सिडी, तो जो कैश सब्सिडी मतलब मान लो सरकार के पास दो रूट हैं, या तो वो कैश सब्सिडी दे सकती है, ठीक है, या फिर दूसरा ऑयल बॉन्ड्स दे सकती है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार ये कैश सब्सिडी जो है वो क्यों देगी सरकार, मतलब हाँ, नींद में उठ के क्यों देगी कैश सब्सिडी, क्योंकि क्या होता है कि पेट्रोल
और जो ये है डीजल, ठीक है, ये ना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो चीज़ है जिससे वोट बैंक बनता है। तो जनरली क्या करती है गवर्नमेंट, अब इससे क्या होता है, देखो अभी क्या हो गया, गवर्नमेंट को मान लो इलेक्शन आने वाले, गवर्नमेंट को चाहिए वोट्स, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल पे, ज़रूरी नहीं है वोट के चक्कर में, बट वैसे भी कर सकती है ना, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बहुत आए हैं, तो पेट्रोल और डीजल पे क्या करेगी सरकार, कम कर देगी प्राइस, ठीक है। अब इससे लॉस किसको हो रहा है, इससे ओएमसीज को लॉस हो रहा है ना, ओएमसीज को क्या हो रहा है, ओएमसीज को लॉस हो रहा है, वो भाई अपना प्राइस कम करेंगे तो ओएमसीज का तो प्रॉफिट मार्जिन हिट हो रहा है ना। तो अब ओएमसीज तो नहीं चाहेंगे इसको करना, तो अब क्या करती है सरकार, इनको इंसेंटिवाइज करने के लिए ये बॉन्ड्स इशू करती है, या तो इनको कैश में पैसा दे दे जितना इनका लॉस हो रहा है, या फिर क्या करे दूसरा, या फिर इनको ऑयल बॉन्ड्स इशू कर दे। ऑयल बॉन्ड्स इशू करने से क्या होगा कि सरकार ने ऑयल बॉन्ड्स इशू कर लिए है ना, उस सरकार ने मान लो ऑयल बॉन्ड्स इशू कर लिए, अब बॉन्ड में क्या है, बॉन्ड में कुछ नहीं है, बॉन्ड आपने दिया है ना, इंस्टेड ऑफ कैश सब्सिडी आपने क्या दिया, इंस्टेड ऑफ कैश आपने क्या बॉन्ड दे दिया, तो आपको इंस्टेंट पैसा नहीं देना पड़ा, आपको इंस्टेंट पैसा नहीं देना पड़ा, आपको बस इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा बॉन्ड पे, जो कि बहुत कम है, 2% से 3% इंटरेस्ट रेट है ना। समझ में आ रहा है इसका फायदा क्या हुआ, या तो आप इस लॉस को कवर करने के लिए क्या कर सकते हो, आप कैश दे सकते हो, कैश में आपको बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा, या फिर दूसरा आप उतने ही अमाउंट का बॉन्ड इशू कर दो ओएमसीज को, और उस बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट पे करते रहो 2 से 3% जितना रहता है, तो इसमें क्या है, इसमें खर्चा कम आया मेरा है ना। अब मेरी सरकार है, मैंने अब इसका टेन्योर ना जनरली ज़्यादा का रहता है, मतलब काफ़ी सालों का रहता है टेन्योर, मतलब 15 से 20 साल का रहता है टेन्योर, ठीक है। अब मैंने 15 से 20 साल का इशू कर दिया बॉन्ड, तो मेरी सरकार तो यार मैं अपनी सरकार के लिए 5 साल ही चला रहा हूँ, ठीक है, मैंने अब 15-20 साल का जो है वो बॉन्ड इशू कर दिया, ठीक है। अब जब 15-20 साल बाद जो सरकार आएगी वो अपना देखेगी कैसे करना है इसको, है ना। 15 साल तक तो मैं मतलब निश्चिंत हूँ ना, मैंने तो बॉन्ड दे दिया उनको, है ना, उस पर मैं बस इंटरेस्ट रेट पे कर रहा हूँ 2% का, मैंने उस समय सब्सिडी भी दे दी, प्राइस भी मैंने कम कर दिए पेट्रोल डीजल के, है ना, और उससे क्या हुआ, मैंने सब्सिडी भी अब इनको क्या 2% ही मिल रही है, ठीक है। तो बट ये मैच्योर तो होंगे ना कभी भाई, 15 साल बाद मैच्योर तो होंगे ये, तो बस भाई इसीलिए बात आ रही है, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट जो यूपीए गवर्नमेंट ने जो ऑयल बॉन्ड्स इशू किए थे, जो यूपीए गवर्नमेंट ने अपने टाइम पे ऑयल बॉन्ड्स इशू किए थे, उनका आ गया मैच्योरिटी, ठीक है, उनका क्या आ गया, मैच्योरिटी डेट आ गया, तो अब क्या सरकार को ये सारा पैसा ओएमसीज को देना पड़ेगा, ठीक है, जितने भी करोड़ों के बॉन्ड्स इशू हुए थे वो सारा पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और अभी तो चल रहा है कोविड, कैश क्रंच वैसे ही है, तभी आपने देखा होगा पेट्रोल और डीजल के प्राइस जो हैं वो आसमान छू रहे हैं, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए भाई, कहाँ से आएगा पैसा, है ना, गवर्नमेंट नीड्स मनी, तो इसीलिए गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम नहीं कर रही है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना ये है कि भाई जो यूपीए गवर्नमेंट ने अपने टाइम पे जो ये इशू किए थे, जो ऑयल बॉन्ड्स इशू किए थे, उनका आ गया मैच्योरिटी डेट, हमको करना है ये रीपे, हमारे पास वैसे ही पैसा नहीं है, हम कहाँ से रीपे करेंगे, ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि हम जो है पेट्रोल और डीजल पे जो प्राइस है उसको हम कम नहीं करेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया ये क्या है, दीज आर स्पेशल सिक्योरिटीज इशूड बाय गवर्नमेंट टू ओएमसीज, बॉन्ड्स होते हैं जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को इशू होते हैं इंस्टेड ऑफ द कैश, जो कैश सब्सिडी जो सरकार देती है ओएमसीज को उसके अगेंस्ट बॉन्ड्स इशू होते हैं, और ये बेसिकली लॉन्ग टर्म के होते हैं, 15 से 20 साल तक के होते हैं। ऑयल कंपनीज को इन पे इंटरेस्ट मिलता रहता है ना, दे आर अप फॉर रिडेम्पशन इन 2021-2026, है ना, ये मैंने बता दिया आपको क्यों न्यूज़ में थे। और सिमिलर चीज़ ना 2007 में फर्टिलाइज़र के लिए भी इशू हुई थी, 2007 में जो फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं उनको भी फर्टिलाइज़र बॉन्ड इशू हुए थे, ताकि उनका जो जिस पे बेचते हैं ना वो फर्टिलाइज़र, उनको भी बेसिकली सब्सिडाइज़ किया जा सके। अभी वो भी रिडेम्पशन में आ रहे हैं, वो भी आने वाले हैं रिडेम्पशन में, तो वो भी जो सरकार है वो उनको भी रीपे करना पड़ेगा। ये सब उसी के टाइम के हैं, यूपीए के टाइम के, 2007 में इशू हुए थे ये 15 साल के लिए, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं और लाइव स्टॉक सेक्टर की बात करते हैं ना। तो लाइव स्टॉक सेक्टर की बात करें तो लाइव स्टॉक सेक्टर जो है वो हमारा एनुअल ग्रोथ रेट उसका कितना है, 8.15% से ग्रो हो रहा है ना। जो है 2/3 ऑफ द रूरल कम्युनिटी जो है उसका लाइवलीहुड लाइव स्टॉक सेक्टर पे डिपेंडेंट है। सारे लोग कोई कैटल पालता है, कोई दूध कैटल के थ्रू दूध देता है, कोई किसी का पोल्ट्री फार्म है ना। तो इस टाइप से 2/3 रूरल कम्युनिटी जो है वो लाइवलीहुड उनका लाइव स्टॉक सेक्टर पे डिपेंडेंट है ना। तीसरा पॉइंट ये है कि एनिमल हस्बेंड्री जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो ये ध्यान रखना, ये याद रखना, एनिमल हस्बेंड्री किसके अंदर आता है, एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट जो है वो इसके लिए लॉज बनाते हैं, है ना। एनिमल हस्बेंड्री के लिए कौन लॉज बनाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाती है, ठीक है।
इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक ओनर है ना। हम लोग पहले नंबर पे हैं टोटल बफेलो पॉपुलेशन में, सेकंड नंबर पे हैं गोट पॉपुलेशन पे, थर्ड नंबर पे हैं शीप की पॉपुलेशन पे, सेकंड लार्जेस्ट पोल्ट्री मार्केट है हमारा इंडिया में, है ना, जो पोल्ट्री चिकन का मार्केट होता है ना, जहाँ पे चिकन रेज होते हैं बेसिकली, उसको हम पोल्ट्री फार्म बोलते हैं। तो पोल्ट्री मतलब जो आप चिकन लेने जाते हो तो वो दैट इज़ कॉल्ड पोल्ट्री मार्केट, है ना। सेकंड, वी आर सेकंड इन दिस पोल्ट्री मार्केट। फिश के प्रोडक्शन में भी हम सेकंड नंबर पे हैं और एक्वाकल्चर जो है उसमें भी हम सेकंड नंबर पे हैं, ठीक है। तो ये सब आपको थोड़ा याद रखना है कि हम किस किस चीज़ में सेकंड नंबर पे हैं, ठीक है। तो बस यही है, इसमें और कोई डेटा है, डेटा मैंने बता दिया आपको। अगर कोई स्टेटमेंट आए ऐसे सेकंड हैं हम थर्ड हैं तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और ईज फ्रेमवर्क की बात करते हैं, ठीक है। ईज फ्रेमवर्क 4.0 क्या है? ये बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने निकाला है। किस लिए निकाला है? ताकि पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं, क्या काय के लिए निकाला है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें स्मार्ट बैंकिंग को इंट्रोड्यूस किया जा सके। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में स्मार्ट बैंकिंग को इंट्रोड्यूस करने के लिए है ये ईज फ्रेमवर्क। अब ये स्मार्ट बैंकिंग क्या होती है? स्मार्ट बैंकिंग मतलब कोई भी चीज़ स्मार्टली करना, दैट इज स्मार्ट, है ना। स्मार्ट मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ एफिशिएंट तरीके से करना, स्मार्टली करना, है ना। जैसे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, तो एक तो हो सकता है कि आप गधा मजदूरी कर रहे हो, है ना, हर चीज़ बैठ के पढ़ रहे हो, हर बुक बैठ के पढ़ रहे हो। और दूसरा है कि आप स्मार्ट प्रिपरेशन कर रहे हो, कि भाई आप स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन, कि भाई अच्छा मैं देख लेता हूँ कि किस चीज़ पे फोकस बहुत ज़्यादा रहता है, उसको मैं प्रायोरिटी ज़्यादा दूंगा, है ना। अगर मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पूछी जा रही है तो मैं उसको अच्छे से पढ़ूंगा, पॉलिटी अगर ज़्यादा पूछी जा रही है तो उसको मैं अच्छे से पढ़ूंगा। दिस इज़ कॉल्ड स्मार्ट प्रिपरेशन, है ना। तो अब वैसे ही बैंकिंग में भी ऐसा हो सकता है ना। स्मार्ट बैंकिंग का मतलब क्या हो सकता है कि जैसे मान लो आपको अगर कोई काम, मान लो आपको अपनी एफडी बनानी है, लेट्स से, जस्ट फॉर बहुत ही बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो आपको अपनी एफडी बनानी है ना। तो पहले क्या होता था, एफडी बनाने के लिए, फिक्स डिपॉजिट बनाने के लिए लोगों को फिजिकली ब्रांच में जाना पड़ता था, है ना। फिजिकली ब्रांच में जाना पड़ता था, वहाँ पे आप लाइन में खड़े रहो, 10 लोग लाइन में खड़े रहेंगे, वहाँ आप लाइन में खड़े रहो, टाइम जाएगा, है ना, और तब जाके एफडी आपकी खुलती थी। बट अभी क्या होने लगा है? अभी सब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आने लगा है ना, डिजिटली सब एक्टिव हो गए हैं, सबका इंटरनेट बैंकिंग जो है वो इनेबल्ड है ना। तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आपको 2 मिनट में बन जाती है एफडी, है ना। आप जाओ वहाँ पे, आप ओपन अ न्यू डिपॉजिट करो इंटरनेट बैंकिंग में, है ना, और तुरंत आपकी अमाउंट की उतने की एफडी बन जाएगी, है ना। प्रोवाइडेड कि आपके बैंक अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए, है ना। तो उतने की आपकी एफडी बन जाएगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस था, जो आपको 1-1.5 घंटा 2 घंटा लग रहा था, वो 2 मिनट में रिड्यूस हो गया। किसके थ्रू हुआ? ये पूरा डिजिटलाइजेशन की वजह से हुआ। तो दिस कैन बी अ स्मार्ट थिंग, है ना। ये एक स्मार्ट बैंकिंग का प्रोसीजर है ना। ऐसे ही और इनिशिएटिव्स लाने के लिए जो है ईज फ्रेमवर्क आया। अब जैसे मान लो पहले एनईएफटी जो था, आरटीजीएस, एनईएफटी, ये बेसिकली क्या, ये बेसिकली कुछ टाइम स्लॉट्स में चलता था, है ना। आधे आधे घंटे के बैच में चलता था कि भाई सुबह के 8:30 बजे से शाम के जब तक बैंक खुला है 6:30 बजे तक ही हम ये आपका आरटीजीएस और एनईएफटी करेंगे। बट अभी ऐसा नहीं है, है ना। अभी एनईएफटी में होगा भले, बट आरटीजीएस में हटाने की बात की गई है ना। 24/7 अब है, आप कभी भी कर सकते हो। आईएमपीएस भी 24/7 है ना। 24/7 कभी भी आप पेमेंट का ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो दीज आर इनिशिएटिव्स फॉर स्मार्ट बैंकिंग। तो ऐसे ही और चीज़ें हम लाने के लिए इसमें बात कर रहे हैं, है ना। कौन इम्प्लीमेंट करेगा? इंडियन बैंक एसोसिएशन, है ना। इश्यूज इसमें क्या एड्रेस होंगे कि भाई हम को लैंडिंग करेंगे विद नॉन बैंकिंग फर्म्स, है ना। अब को लैंडिंग मतलब साथ में लैंडिंग करना। मान लो कोई एक बैंक है, वो दूसरे बैंक के साथ मिलके, जस्ट फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, एक दूसरे बैंक के साथ मिलके सेम बंदे को क्रेडिट दे रहा है ना। तो दिस इज कॉल्ड को लैंडिंग, ठीक है। तो को लैंडिंग करेंगे हम नॉन बैंकिंग फर्म्स के साथ। अब इसमें मैंने बैंक का एग्जाम्पल दिया, बट हमको अब इसमें बात किसके साथ की गई है? नॉन बैंक फर्म्स के साथ, है ना। जैसे एनबीएफसीज हो गए, तो मान लो एक एनबीएफसी और एक बैंक मिलके किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में लोन दे रहे हैं, है ना। तो उसको हम बोलते हैं को लैंडिंग। अब इसका फ़ायदा क्या है? देखो अभी क्या है, देखो इसका ये अच्छा क्वेश्चन भी आ सकता है ना। हाउ कैन एनबीएफसीज एंड बैंक्स वर्क टुगेदर फॉर फॉर अ ग्रेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये क्वेश्चन भी अच्छा हो सकता है कि एनबीएफसीज जो हमारे हैं और बैंक्स हैं, वो मिलके कैसे प्रयास कर सकते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कंट्री में बढ़े, है ना। ये भी एक अच्छा पॉइंट टू पॉइंटर हो सकता है। देखो अभी क्या है, एनबीएफसीज का ना नेटवर्क अच्छा रहता है, ठीक है। और बैंक्स को और अपना वो बढ़ाना है, बैंक के पास रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा है ना, क्योंकि बैंक के पास कैपिटल बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये दोनों मिल के किसी पर्टिकुलर सेक्टर में लोन दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे एनबीएफसीज का रिस्क रिड्यूस हो जाएगा और बैंक को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ब्रांचेस खोलने की, ज़्यादा एरियाज़ में, है ना, ज़्यादा पेनिट्रेशन मिलेगा बैंक को। तो इससे दोनों का फ़ायदा है ना।
NBFCs का रिस्क रिड्यूस होगा और बैंक्स का कवरेज बढ़ेगा, है ना। बैंक्स के लिए भी प्रॉफिट वाली मार्जिन है और बेसिकली जो ये लॉस है वो शेयर होगा। तो इस टाइप से बैंक्स और NBFC साथ में काम कर सकते हैं ना। तो इसी के लिए हम को लेंडिंग की बात करें, मतलब दोनों साथ में मिलकर लोन दें, है ना। तो दैट इज कॉल्ड को लेंडिंग। अब एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग, एग्रीकल्चर भाई प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आ गया ये, है ना। एग्रीकल्चर को फाइनेंस करेंगे, टेक्नोलॉजी और अच्छी करेंगे, है ना। जैसे आपको पता होगा जब ये डीमोनेटाइजेशन आया था, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जब डीमोनेटाइजेशन आया था तो सारा का सारा ब्लैक मनी वापस सिस्टम में क्यों आ गया, है ना। क्यों आ गया ये आप बताओ कि क्यों आ गया। क्योंकि भाई देखो कुछ बैंक्स में कुछ बैंक्स जो थे वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं वो इम्प्लीमेंटेड नहीं था। तो लोगों ने क्या बैक डेट में जाके अपने अकाउंट्स क्रिएट किया और उसमें पैसा डाल दिया, है ना, और बोला कि भाई ये तो मेरा पैसा इसी में है, क्योंकि ये ट्रैकिंग थी नहीं, सॉफ्टवेयर था ही नहीं ऐसा उसको ट्रैक करने के लिए। तो अब बाद जब ये हुआ, जब उनको पता लगा कि भाई ये सब हुआ है, तो उन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया, है ना। तो इस टाइप की टेक्नोलॉजीज और बढ़े, है ना, और अच्छा हो, साइबर सिक्योरिटी और बढ़े, इन सब के लिए बेसिकली ये सारे इश्यूज इसमें एड्रेस किए गए, है ना। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, अब इसमें हम क्या करेंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को असेस भी करेंगे कि भाई कौन कितने पैरामीटर्स में अच्छा है ना, गवर्नेंस कैसा है, रिस्क कितना ले रहे हैं लोन्स में, है ना, लेंडिंग कैसी कर रहा है PSB। तो इस टाइप से हम इनको इवेल्युएट करेंगे और इनकी एक रैंकिंग भी रिलीज़ करेंगे, एक इंडेक्स रिलीज़ करेंगे जहाँ पे PSBs को कंपेयर किया जाएगा, ताकि एक दूसरे के साथ कंपीट करके जो बैंक्स हैं हमारे वो मतलब बेसिकली उनको लगे कि हाँ भाई हम इस बैंक से पीछे हैं, है ना, तो हमें अब इम्प्रूव करना है ना। तो इसमें क्या होगा, स्मार्ट लैंडिंग होगी, एक मिनट रुको, हाँ इसमें क्या होगा, अरे चलो यार ऐसे ही पढ़ते हैं। स्मार्ट लैंडिंग होगी इसमें, है ना। आप फ़ोन से डायल करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, है ना। क्रेडिट असेसमेंट हो जाएगा आपका, ठीक है। 24/7 बैंकिंग आपको प्रोवाइड होगी, है ना। क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग होगी, है ना। और उसके बाद फाइनेंशियल इकोसिस्टम में डिजिटल पेमेंट्स को हम बेसिकली बढ़ावा देंगे, ठीक है। को लेंडिंग करेंगे, ये सब हमने देख लिया। डायल अ लोन फॉर एग्री लोन्स में मतलब अगर आपको कोई एग्रीकल्चर एंटरप्राइज है ना, उसको लोन चाहिए तो आप बस डायल करो और लोन मिल जाएगा, इस टाइप से, है ना। तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। एक ऐसा भी था लोन इन 60 मिनट्स, PSB लोन इन 60 मिनट्स, ऐसा करके भी कोई इनिशिएटिव आया था 2 साल पहले कि आप सारा कुछ प्रोवाइड कर दो, आपको 60 मिनट में लोन सेंक्शन हो जाएगा, है ना। तो ये सारे इनिशिएटिव्स हैं जो ईज़ बैंकिंग के अंडर आएंगे। सारा प्रोसेस को ऑटोमेट करना, है ना, ताकि आपको फिजिकली जाना ही ना पड़े बैंक के ब्रांच में, ठीक है। तो ये सब जो है किसके अंदर आता है, ईज़ फ्रेमवर्क के अंदर आता है, ठीक है। क्लीन बैंकिंग एंड स्मार्ट बैंकिंग, मतलब क्लीन क्रेडिट, लेवरेज डेटा, एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, है ना, एक्शन अगेंस्ट डिफ़ॉल्टर्स को, जो जिसने डिफ़ॉल्ट किया, जो पैसे नहीं जिन्होंने दिया उनके अगेंस्ट हम एक्शन लेंगे, NPA को हम रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। स्पीडी बैंकिंग करेंगे, मल्टी चैनल बहुत जगहों से हम कर पाएंगे, आप फिजिकल जाके भी लोन ले सकते हो, आप डिजिटली भी लोन ले सकते हो, तो ये 2 अलग अलग चैनल्स हो गए, है ना। एसेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी हम इंश्योर करेंगे, रिस्पॉन्सिवनेस इंश्योर करेंगे, टेक्नोलॉजी इन्हांस करेंगे बैंकिंग सेक्टर की, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप ईज़ फ्रेमवर्क में लिख सकते हो अगर मेंस में क्वेश्चन आता है, या फिर अगर इन जनरल ईज़ फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड है अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये बेसिकली बैंकिंग रिफॉर्म्स लाने के लिए, ताकि स्मार्ट बैंकिंग को हम क्या कर पाएँ, स्मार्ट बैंकिंग को इनकलकेट कर पाएँ किस में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, उसके लिए क्या आया है, ईज़ फ्रेमवर्क, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, है ना। तो आपको बिटकॉइन तो मालूम ही होगा, है ना, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ अ डिजिटल करेंसी ओनली, ठीक है। इसका कोई कॉइन नहीं होता है, बट ये क्या है, वर्चुअल करेंसी टाइप का है ना। तो ये क्या होता है, बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये बेसिकली डिजिटल फॉर्म है किसका, फियाट करेंसी का। फियाट करेंसी मतलब जो आपके कॉइन्स और नोट्स आप रखते हो ना, जैसे आप 500 का तो खैर डिमोनेटाइज हो गया, 1000 रुपये का, 1000 का भी हो गया डिमोनेटाइज, मान लो आप 2000 का नोट है आपके पास, है ना। तो अब ये 2000 का तो एक तो नोट है पेपर फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं फियाट करेंसी, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, फियाट करेंसी। और दूसरा क्या है, दूसरा इसी का ही अगर डिजिटल वर्जन है ना, इसी का ही अगर डिजिटल वर्जन है, ठीक है, दैट उसकी बात हो रही है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में, है ना। तो जो 500 रुपये का नया नोट है ना, उसका अगर मैं डिजिटल वर्जन बना दूँ, ठीक है, उसका अगर मैं डिजिटल वर्जन बना दूँ तो दैट विल बी माई डिजिटल करेंसी, है ना। उसका कोई फिजिकल नोट नहीं होगा, बट क्या होगा, एक डिजिटल करेंसी होगी, जैसे बिटकॉइन है ना, इस टाइप का, ठीक है। इंस्टेड ऑफ अ पेपर और कॉइन, सेंट्रल बैंक इशूज अ इलेक्ट्रॉनिक टोकन, ठीक है, समझ में आ गया। इट डज नॉट
पोजेस एनी इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक मतलब खुद की उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कि कॉइन होता है, अब कॉइन किसी मेटल का बना है, लेट से पहले क्या होता था, पहले गोल्ड के कॉइन्स होते थे, है ना, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, एंशिएंट हिस्ट्री में निष्का करके आते थे गोल्ड कॉइन्स, है ना। तो जो गोल्ड कॉइन्स है, अब गोल्ड का तो खुद का कुछ वैल्यू है ना भाई, ये कॉइन पे मान लो अगर 5 रुपये लिखा है तो ये गोल्ड का कॉइन 5 रुपये का वर्थ थोड़ी है, ये गोल्ड का भी तो वैल्यू है ना इसमें, इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक मतलब खुद का तो कितना वैल्यू है इस कॉइन का। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर हम इशू करेंगे तो क्या होगा, खुद का इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, है ना, इंट्रिंसिक कोई वैल्यू नहीं होगा इसमें। तो ये इसका बेनिफिट है, इंट्रिंसिक कोई वैल्यू नहीं है, बट इसकी बैकिंग पूरी गवर्नमेंट से है ना, तो गवर्नमेंट इसको बैक करेगी, है ना। और जैसे बाकी जितना प्रोसेस होता है ना वो वैसा ही होगा। आरबीआई जो है, मान लो सेंट्रल बैंक अगर इशू करता है तो आरबीआई वुड बी लाइबल टू पे यू, है ना, अगर आपके पास वो है। बट इसमें ये भी है कि यार लॉस भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। मान लो अब इसका यही तो दिक्कत है ना बिटकॉइन का, मान लो सिस्टम क्रैश हुआ, सर्वर क्रैश हुआ, इस चीज़ में मैं बता रहा हूँ, मान लो अगर सर्वर क्रैश होता है तो क्या होगा भाई, गई करेंसी, है ना। अगर आपके पास डिजिटल करेंसी नहीं है तो गया सब मामला, गया, है ना। तो वो एक रिस्क है। बट बहामास ऐसा पहला कंट्री बन गया जिसने ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लास्ट ईयर बेसिकली इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था, है ना। इंडिया के पास ऐसी कोई नहीं है एज ऑफ नाउ, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा आर्टिकल आता है अबाउट ई इमरजेंसी एक्स मिसलेनियस वीज़ा। क्या है ये, इतना बड़ा सा नाम लिखा है। देखो जहाँ भी स्मॉल ई आ जाए मतलब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है ना, स्मॉल ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक है। और दूसरा वर्ड क्या बोल रहा है, इमरजेंसी है, ठीक है। कुछ कुछ बहुत अर्जेंट चीज़ हो गई, इमरजेंसी है ना। इमरजेंसी क्या होती है, बहुत अर्जेंट चीज़ कोई आ गई तो इमरजेंसी हो गई, है ना। एक्स मिसलेनियस वीज़ा, ठीक है। अब आपने वो सब सुना होगा ना, H1B वीज़ा यूएस के लिए इशू होता है ना, ये सब कैटेगरी है वीज़ा का। एक्स मिसलेनियस मतलब मिसलेनियस कैटेगरी का है, मतलब इसकी कोई कैटेगरी नहीं है वीज़ा की, है ना। इस वीज़ा की कोई कैटेगरी नहीं है, ये तो हमको समझ में आ गया, ये इसकी कोई कैटेगरी नहीं है। दूसरा, ये इमरजेंसी का टाइम इशू होगा, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा अर्जेंट चीज़ हो तब इशू होगा। और ई का क्या मतलब है, ये इलेक्ट्रॉनिक होगा, फिजिकल कॉपी नहीं है इसका, इलेक्ट्रॉनिक होगा। तो अब नाम से ही आपने पता लगा लिया क्या है ये बेसिकली वीज़ा होता है जो इमरजेंसी के टाइम इशू होता है। मान लो क्या होता है इसमें, ई वीज़ा में क्या होता है, ये ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है बेसिकली। इनिशियली फॉरेनर्स को ये दिया जाता है, ठीक है, जो वीज़ा की जो अभी इंडिया में कैटेगरीज़ हैं उसके अंडर नहीं होता है। जैसे कैटेगरीज कुछ होती है ना भाई, आप एजुकेशनल वीज़ा है आपका, आप टूरिज़्म के लिए आ रहे हो, आप टूरिस्ट बन के आ रहे हो तो टूरिस्ट वीज़ा इशू होता है ना। आप कोई काम के लिए आ रहे हो तो वर्क वीज़ा इशू होता है, ये सब कैटेगरीज़ हैं। अब ऐसी कोई कैटेगरी में ये वीज़ा फॉल नहीं होता है, ठीक है, पहली बात तो ये फॉरेनर्स को इशू होता है जो इस पर्पज़ के लिए आ रहे हैं, जो किसी कैटेगरी में पर्टिकुलर इशू होता ही नहीं है, बट कोई अर्जेंट काम है। मान लो उनका कोई फैमिली का बंदा रहता है इधर, है ना, उसकी अर्जेंट तबीयत खराब हो गई, है ना, अब इसको आना है, इस बंदे को आना है इधर, तो उसके लिए जो वीज़ा इशू होगा दैट इज कॉल्ड ई वीज़ा, ठीक है, समझ में आया। इट इज़ ग्रांटेड टू फॉरेनर्स हु डू नॉट फॉल अंडर एनी कैटेगरी ऑफ वीज़ा, है ना। तो ये जो कैटेगरीज मैंने बताई इनके अंडर फॉल नहीं होता है, बट दे नीड टू विजिट इंडिया अर्जेंटली ड्यू टू फैमिली इमरजेंसी, ठीक है। तो कोई फैमिली इमरजेंसी आ गई तो उसके लिए उनको इंडिया आना है, ठीक है, तो इसीलिए ये वीज़ा इशू होता है। अब पुराने डॉक्यूमेंट्स में क्या था, अफगान्स को जो बेसिकली ये इसको इसमें कवर नहीं किया गया था, है ना। बट अभी जो सिचुएशन है भाई, तालिबान का रूल आ गया है ना, सिचुएशन अच्छी नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो बहुत सारे लोग वहाँ से इधर आना चाह रहे हैं, अफगान्स जो हैं वो इंडिया में आना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके चलते, और कोविड सिचुएशन भी है ना, तो उसके चलते इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने इनको ई वीज़ा के लिए अलाउ कर दिया गया है। बट ऑब्वियसली स्क्रूटनी होगा, ऐसा तो नहीं है कि मान लो तालिबान कोई अपना लेट्स से टेररिस्ट भेज देता है इधर इंडिया में कुछ इंसर्जेंसी करने के लिए, तो उस टाइप से ऐसा नहीं है कि वो चेकिंग पूरी होगी। बट हाँ, ई वीज़ा के लिए उन्होंने उनको अलाउ कर दिया। पहले क्या होता था कि अफ़गान्स को बेसिकली जाके, जो वहाँ एम्बेसी थी इंडिया की अफ़गानिस्तान में, वहाँ फिज़िकली जाके ये वीज़ा इशू करवाना रहता था, ठीक है। बट अभी क्या है, उनको ई वीज़ा के लिए अलाउ कर दिया। वैलिडिटी कितनी है, 6 महीने की वैलिडिटी है, ये याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इंडस्ट्री 4.0 की बात करते हैं। व्हाट इज़ इंडस्ट्री 4.0? तो ये बेसिकली नया टर्म है जो न्यू एज इंडस्ट्रीज़ के लिए कॉइन किया गया है। किसने कॉइन किया है, जर्मन गवर्नमेंट ने कॉइन किया था 2011 में, ठीक है। तो जितने भी नए एज के स्टार्टअप्स हैं, या फिर जो IoT आपको पता होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, ये इस टाइप का देखो सिस्टम, मतलब कि जैसे मान लो, जैसे अभी मान लो एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मान लो आपके घर में एसी चल रहा है, ठीक है। अब आप ऑफिस गए, आपको याद आया अरे एसी तो बंद ही नहीं किया मैंने, है ना, और घर में कोई है नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने मोबाइल के थ्रू भी एसी को बंद कर सकते हो यहाँ ऑफिस में बैठे बैठे। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। आप घर आओ,
अपने आप जैसे गेट खुले आपका, अपने आप गेट खुल जाए, आपको रिकॉग्नाइज कर ले, अपने आप गेट खुल जाए, फिर जैसे ही आप अंदर आओ वैसे ही अपने आप लाइट्स ऑन हो जाएं, वैसे ही स्लो म्यूजिक बजने लगे। तो ये सब क्या किसका एग्जाम्पल है? ये सब IoT का एग्जाम्पल है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। वैसे ही ऑगमेंटेड रियलिटी होती है, वैसे ही वर्चुअल रियलिटी होती है ना। आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में, वो एक हेडसेट सा लगता है ना, उस पर आपको, उसमें आपको मान लो कोई मूवी चला दी तो आपको लगेगा आप एक्चुअली में वहाँ प्रेजेंट होकर मूवी देख रहे हो, है ना। ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब आपको ऐसा लगेगा, मान लो ऑगमेंटेड रियलिटी का एग्जांपल अगर मैं दूं तो जैसे मान लो मेरे को फर्नीचर लगाना है अपने घर पे, ठीक है। तो मेरी कोई स्पेस है, ठीक है, तो मेरे पास एक ऐप है ना। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वहाँ से फर्नीचर ले सकता हूँ, है ना, और वहाँ उस पोजीशन पे रख सकता हूँ जहाँ पे मेरे को लगाना है, और फिर मेरे को पता चल जाएगा, फिर एक्चुअली में मेरे को दिख जाएगा वहाँ आता हुआ फर्नीचर, और मेरे को दिख जाएगा कि अरे ये तो ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये ऐसा दिखेगा स्पेस पे। दिस इज कॉल्ड ऑगमेंटेड रियलिटी। ये एक एग्जाम्पल है ऑगमेंटेड रियलिटी का। ऐसे ही एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग हो गई है ना, और बाकी टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उसको इंडस्ट्री 4.0 में रखा गया है, ठीक है। बस यही बताना था। इसके बाद आता है एक अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड पैक। व्हाट इज अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड पैक? तो ये बेसिकली क्या होता है कि जो FTA होता है हमारा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है ना। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पहले एक पैक्ट साइन होता है जिसमें लिस्ट डिफाइन होती है कि इन बेसिकली चीज़ों पे जो है हम टैरिफ को हटाएंगे या टैरिफ को कम करेंगे, ठीक है। तो वो होता है अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड पैक। अर्ली हार्वेस्ट नाम से ही देख लो ना, अर्ली हार्वेस्ट। हार्वेस्ट क्या होता है? जब पूरी फसल बन गई होती है, जब आप उसको निकालते हो तो दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, ठीक है। अर्ली हार्वेस्ट मतलब अभी फसल बनी नहीं है, अभी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, उससे पहले ही हमने कोई पैक्ट बना लिया, दैट इज कॉल्ड अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड पैक, है ना। FTA अभी साइन नहीं हुआ है, उससे पहले ही हमने कोई ट्रेड पैक्ट बना लिया, दैट इज कॉल्ड अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड पैक, ठीक है। तो इट इज बिटवीन टू ट्रेडिंग पार्टनर्स to identify certain products for tariff liberalization and pending the conclusion of FTA negotiation। मतलब अभी FTA का negotiation नहीं हुआ है, उससे पहले जो हम products को finalize करते हैं। It is primarily a confidence building measure between two trading partners। Confidence इससे बनता है कि भाई जो कौन कौन से बेसिकली इसमें लिस्ट आने वाली है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स इसमें आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अगला आर्टिकल इज अबाउट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कौन रिलीज करता है? आपको याद रखना है, RBI। किन पैरामीटर्स पे रिलीज होती है? एक्सेस, इसमें एक्सेस देखते हैं, यूसेज देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं। किसका किसका देखोगे भाई? फाइनेंस का देखोगे ना, फाइनेंस से रिलेटेड है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? व्हाट इज इंक्लूजन? इंक्लूजन मतलब इंक्लूड करना, ठीक है। इंक्लूजन मतलब इंक्लूड करना, और फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब फाइनेंशियल सिस्टम में इंक्लूड करना, है ना। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब फाइनेंशियल सिस्टम में इंक्लूड करना। फाइनेंशियल सिस्टम मतलब जैसे बैंकिंग सर्विसेज हो गई, है ना, सबको बैंकिंग सर्विसेज मिलें, सबको इंश्योरेंस सर्विसेज मिलें, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन। मतलब हर एक आदमी को हमको इस सिस्टम में लाना है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन। सबको फाइनेंस का, लोन्स का एक्सेस होना चाहिए, है ना। तो दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब इसमें 3 पैरामीटर्स पे है, एक्सेस, यूसेज एंड क्वालिटी। एक्सेस किसका? एक्सेस किसका मतलब आप फाइनेंस कितना एक्सेस कर सकते हो? क्या आपके आसपास बैंक्स हैं? क्या आपके पास 5 किलोमीटर में बैंक है कि आप जाके वहाँ से लोन ले सको या वहाँ पे आप अकाउंट खुलवा सको, है ना। क्या ये ऐसा है? क्या आपके डिजिटल पॉइंट ऑफ सर्विस हैं कोई कि वहाँ आप जाके डिजिटली पेमेंट कर लो, है ना। वो होता है एक्सेस। दूसरा क्या है? यूसेज। आप कितना यूज़ करते हो, आप अपने लेट्स से इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट को कितना यूज़ करते हो, या फिर आप आप कैशलेस कितना पेमेंट करते हो, है ना। वो सब हो गया। आप रेमिटेंस कितना करते हो अपने, आप मतलब अगर कहीं बाहर रह रहे हो तो आप अपने इंडिया में जो पेरेंट्स हैं उनको कितना रेमिट करते हो, है ना। कितनी फ्रीक्वेंटली आप अपना अकाउंट या फिर लेट्स से क्रेडिट कार्ड आप कितना फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हो, है ना। तो दिस इज कॉल्ड यूसेज, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड यूसेज। उसके बाद क्वालिटी। क्वालिटी मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी कितना है, कितना आपको फाइनेंस का एजुकेशन है, आपको पता है बैंक अकाउंट कैसे खोलना है, कि ऐसे काम होता है ना। अगर आपको कोई दिक्कत है तो क्या आप वो जाके कंप्लेन कर पा रहे हो, दिस इज कॉल्ड। या फिर उसके लिए कोई मैकेनिज्म है, कोई जैसे RBI का ओम्बुड्समैन स्कीम है ना, तो उसमें क्या ग्रीवेंस रिड्रेसल होता है, तो वैसा कुछ है क्या? तो ये टाइप के जो चीज़ें हैं दिस कम्स अंडर क्वालिटी, ठीक है। उसके बाद अगला आता है पहचान इनिशिएटिव। व्हाट इज़ पहचान इनिशिएटिव, है ना। नाम में ही पता चल रहा है कि हमको पहचानना है किसी को। किसको पहचानोगे, हैं? किसको पहचान के पहचान इनिशिएटिव है तो गवर्नमेंट का है बेसिकली, पहले याद रखो। पहचान इनिशिएटिव मतलब हमको आइडेंटिटी बतानी है किसी की, है ना। आइडेंटिटी बतानी है, पहचान वैसे ही तो पहचान पाओ किसी को, किसी का आइडेंटिटी कार्ड से ही आप उसको पहचानते हो। तो इसमें क्या होगा? इसमें बेसिकली ID कार्ड्स इशू होंगे। किसके लिए? किसके लिए इशूज़ होंगे? हैंडीक्राफ्ट आर्टिशंस के लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये 2016 में लॉन्च हुआ था। किसने लॉन्च किया था? यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स ने लॉन्च किया था। इसमें क्या होगा? इसमें हम रजिस्टर करेंगे और आइडेंटिटी कार्ड्स प्रोवाइड करेंगे किनको? हैंडीक्राफ्ट आर्टिशंस को, और उनको नेशनल डेटाबेस से लिंक करेंगे, है ना, ताकि उनको आइडेंटिफाई कर पाएँ, उनको पहचान पाएँ। तभी तो नाम है पहचान इनिशिएटिव।
सो दैट अब इससे होगा क्या, उनको फाइनेंशियल, उनको ये डेटाबेस में लाने से होगा क्या, उनको जो डायरेक्ट कैश सब्सिडी है वो मिल सकती है ना, जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर बेनिफिट्स होते हैं सरकार देती है उनको वो मिल सकते हैं। इसके लिए है ये क्या, पहचान इनिशिएटिव, ठीक है। उसके बाद दूसरी एक कमेटी की बात करते हैं, दैट इज सुनील शेट्टी कमेटी। तो सुनील शेट्टी कमेटी किस लिए है, दिस इज फॉर डबलिंग द प्रोडक्शन एंड क्वाड्रपलिंग द एक्सपोर्ट्स ऑफ हैंडलूम। सो हैंडलूम्स के बेसिकली एक्सपोर्ट को डबल करने के लिए, क्वाड्रपल करने के लिए, सॉरी 4 टाइम्स करने के लिए, है ना। इसने ये कमेटी है, कितने ईयर्स में करना है, ये 3 साल में 4 गुना हैंडलूम का एक्सपोर्ट बढ़ाना है और उनका प्रोडक्शन बढ़ाना है, उसके लिए कमेटी असाइन की गई थी, दैट इज़ कॉल्ड सुनील शेट्टी कमेटी। तो बस ऐसे आ जाएगा, सुनील शेट्टी कमेटी इज़ रिलेटेड टू, अभी याद रखना ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री और हैंडलूम से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद अगला आर्टिकल आता है अबाउट उभरते सितारे फंड, ठीक है। तो उभरते सितारे फंड क्या है, व्हाट इज उभरते सितारे फंड। तो ये बेसिकली क्या करेगा ये बेसिकली डेट और इक्विटी फंडिंग देगा किसको, ऐसी एमएसएमईज जो अपना प्रोडक्ट जो है वो बाहर एक्सपोर्ट करती हैं। तो जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एमएसएमईज हैं, है ना, मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उनको ये फंडिंग देगा ताकि उनकी टेक्नोलॉजी बढ़ पाए, है ना, उनको हम सपोर्ट कर पाएँ और उनका बिजनेस हम ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बना पाएँ, है ना। इसलिए ये है क्या, उभरते सितारे फंड। उभरते, अब नाम से देखो, उभरते मतलब जो अभी अराइज हो रहे हैं ना, जो अभी नए नए आ रहे हैं। सितारे मतलब, सितारे हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो एमएसएमई है वो हमारे देश का जान है ना। सितारे हैं वो हमारे जो कंट्री है उसके सितारे हैं। अगर एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो एक्सेल करता है तो ओवरऑल इकोनॉमी इंडिया की एक्सेल करेगी, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको उभरते सितारे बोल रहे हैं और उनके लिए एक फंड है हमारा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड उभरते सितारे फंड। तो अब ये याद रखो, उभरते सितारे यहाँ पे किसको रेफर किया गया है, एमएसएमई को, ठीक है। जो हमारी मीडियम स्मॉल, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको बेसिकली सितारे बोला गया है, ताकि क्योंकि वो अगर एक्सेल करेंगी तो दे आर स्टार फॉर इंडियन इकोनॉमी, है ना। तो उनको एक कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए ये उभरते सितारे फंड है। किसका इनिशिएटिव है, जॉइंटली कौन कंट्रोल करेगा, एग्जिम बैंक और सिडबी ये फंड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। दिस फंड इज अ मिक्सचर ऑफ स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट बोथ फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी सर्विसेज। तो इसमें हम एडवाइस भी करेंगे, आप कैसे काम कर सकते हो, आप कैसे अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हो, और साथ में साथ आपको फाइनेंशियल हेल्प भी इसमें मिलेगी, मतलब फंड है तो फाइनेंशियल हेल्प तो मिलेगी, है ना। तो दैट इज उभरते सितारे फंड, ठीक है। तो चलो अब जल्दी से क्विज कर लेते हैं इस पर, ताकि हमारे जितने हमने कंसेप्ट सीखे हैं वो रीइंफोर्स हो जाए, है ना। और अपने स्कोर को कमेंट करना, +2 -0.6x। लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, दैट इज अबाउट, फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ईज फ्रेमवर्क, ठीक है। द ईज फ्रेमवर्क 4.0 इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है। पहला ऑप्शन है ईजिंग द इंटरेस्ट रेट्स बाय आरबीआई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इम्प्लीमेंटिंग स्मार्ट बैंकिंग सॉल्यूशंस इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तीसरा है ईजिंग रेगुलेशंस फॉर बिजनेस रजिस्ट्रेशन टू बूस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया। और चौथा क्या है, ईजिंग लोन ऑब्टेनिंग प्रोसीजर्स फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो हमने देखा था कि ईज फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड है, स्मार्ट बैंकिंग सॉल्यूशन से। किसमें, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हमको जो स्मार्ट बैंकिंग लानी थी उसके लिए ईज फ्रेमवर्क है। ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है, ज़बरदस्ती ऐसे डाले हैं ताकि आप आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करो कि एक्चुअली में ऑप्शन कैसे आते हैं और हमको आंसर कैसे मार्क करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, ठीक है। इसका आंसर क्या है, बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लाइफ स्टॉक सेक्टर इन इंडिया। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक ओनर विद सेकंड लार्जेस्ट पोल्ट्री मार्केट इन द वर्ल्ड। तो हमने देखा था, यस इट इज, है ना। एनिमल हस्बेंड्री कम्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल। तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री किसके अंडर हमने देखा था, आता है स्टेट लिस्ट के अंदर आता है ना। एनिमल हस्बेंड्री इज अंडर स्टेट लिस्ट, दिस इज रॉन्ग, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Consider the following statements regarding Financial Inclusion Index. It is released by the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance. तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि कौन रिलीज करता है, किसने रिलीज किया है, आरबीआई ने रिलीज करी है ना। इट इज़ नॉट बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। दूसरा क्या है, इट इवेल्युएट्स ऑन पैरामीटर्स ऑफ एक्सेस, यूसेज, क्वालिटी ऑफ फाइनेंस इन द कंट्री। येस इट इज़ राइट, है ना। क्वालिटी ऑफ फाइनेंस पे जज करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इज अबाउट पहचान इनिशिएटिव। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पहचान इनिशिएटिव। व्हाट इज दिस इनिशिएटिव, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। अच्छा, इट विल रजिस्टर एंड प्रोवाइड आईडी कार्ड्स टू हैंडीक्राफ्ट आर्टिशंस एंड लिंक दैम टू नेशनल डेटाबेस। तो दोनों ही सही हमने देखा था, है ना। जो हैंडीक्राफ्ट आर्टिशंस हैं उनको लिंक करने के लिए, और 2016 में लॉन्च हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इसको लॉन्च किया था, है ना। सो इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग उभरते सितारे फंड। इट इज़ जॉइंटली सेटअप बाय सिडबी एंड मिनिस्ट्री ऑफ MSME। ओके, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। इट विल प्रोवाइड डेट एंड इक्विटी फंडिंग टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड MSMEs एज वेल एज प्रोवाइडिंग देम विद रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट टू मेक देयर बिजनेस मोर कॉम्पिटेटिव। तो ये तो सही है, MSMEs जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड MSMEs हैं उनके लिए था, बट इट इज़ अ जॉइंट सेटअप। किसका है, कौन प्रोवाइड करेगा? सिडबी तो है, और दूसरा कौन है? दूसरा इज एक्सिम बैंक, है ना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। ठीक है, एक्सिम बैंक इज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, सिडबी इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। तो दिस इज रॉन्ग। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज रॉन्ग, आंसर हो जाएगा बी, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर टुडे गाइज। आई होप MCQs आपको अच्छे लगे, एंड इफ़ यू आर लाइकिंग द लेक्चर प्लीज़ कमेंट एंड टेल अस बाय कमेंटिंग डाउन बिलो। और प्लीज़ फीडबैक भी दो कि कैसा चल रहा है, ज़्यादा तेज़ तो नहीं चल रहा है लेक्चर, धीरे करें अगर स्पीड, या फिर ज़्यादा कंटेंट एक लेक्चर में ज़्यादा आ रहा है तो वी कैन ऑल्सो ब्रेक द लेक्चर्स इनटू 2, है ना। So please let us know, and thank you so much for listening to the lecture. Please recommend it to your friends, and also you can log into our website www.thelaymanway.com for more such free courses and initiatives. And please leave us a review on Google like other students have done, and explore our YouTube where we have over now 390 plus videos to study from. तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।